हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल साइंस कोचिंग क्लासेस के अंदर। आज मैं आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हम मनुष्यों के अंदर रक्त का परिसंचरण किस तरह होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं और इससे भी महत्वपूर्ण कि हमें रक्त परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता क्यों रहती है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। कोशिश करूंगा बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सारी बात आप तक में पहुंचाऊं। सबसे पहली बात, हमें रक्त परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता रहती क्यों है। क्योंकि हम लोग जो खाते हैं या फिर जो भी सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर उपापचय क्रिया होती हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उनके दौरान उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों की उत्पत्ति होती है, उनका निर्माण होता है। उन चीजों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने की आवश्यकता रहती है और उसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी कि उन आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों को यथास्थान विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए हमें इस परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता रहती है। हम मनुष्यों के अंदर एक सुविकसित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से वह अपने कार्य को अंजाम देता है, अपने कार्यों को पूरा करता है। आज हम उसी विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप समझिए, हम मनुष्य के अंदर जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, मानव परिसंचरण तंत्र है, उस परिसंचरण तंत्र के 3 महत्वपूर्ण भाग पाए जाते हैं। एक होता है रक्त, दूसरा होता है हृदय और तीसरा होता है वाहिनियां। सबसे पहले मैं रक्त पर आपको अपनी बात कहूंगा। रक्त बोले तो ब्लड, आप अच्छे से वाकिफ हैं, छोटी कक्षाओं में भी इसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है। सबसे पहले टॉपिक हमारा रक्त है। अगर हम हमारे शरीर से कुछ रक्त निकाले, उसको एक टेस्ट ट्यूब में भर लें, परखंड में भर लें और थोड़ी देर उसको ठहरने दें, उसको ऐसे स्थिर रखें। हम क्या देखते हैं, जब वो रक्त बिल्कुल स्थिर हो जाता है तो कुछ ग्रेन्यूल्स, कुछ कण उसके पैंदे में इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ तरल पदार्थ ऊपर तैर करके आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रक्त 2 प्रकार की चीजों से मिलकर के मूलतः बना हुआ है। जो ऊपर तरल पदार्थ तैर करके आ जाता है वह कहलाता है प्लाज्मा, ठीक है। और नीचे जो कणिकीय पदार्थ पाए जाते हैं, जो ग्रेन्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं, वह होता है रुधिराणु, रुधिर के अणु पाए जाते हैं। अर्थात हमारा जो खून है वो मूलतः 2 पार्ट से मिलकर के बना है। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिराणु, ठीक है। प्लाज्मा के जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, प्लाज्मा की मात्रा ज्यादा है कंपेयर रुधिराणु की। रुधिराणु का जो प्रतिशत मात्रा कम है और प्लाज्मा की प्रतिशत मात्रा ज्यादा है। मूलतः हम देखें तो 55% के आसपास प्लाज्मा पाया जाता है और 45% के आसपास रुधिराणु पाया जाता है। मैं बात करूंगा सबसे पहले प्लाज्मा की, उसका थोड़ा सा परिचय में आपके प्लाज्मा का करा दो। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है, बहुत ही तरल है, हल्का पीला रंग उसका पाया जाता है। इसमें सबसे अधिक मात्रा, अगर इसी प्लाज्मा में अगर हम प्रतिशत मात्रा और बाकी पदार्थों की देखें, यानी कि प्लाज्मा किन किन पदार्थों का मिश्रण है उसकी मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा पाया जाता है पानी। लगभग 90 से 95% तक इसमें वाटर होता है, पानी पाया जाता है। बाकी जो बचा शेष पार्ट, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक डाइजेस्ट जो फैट होता है, यानी कि पचित वसा उसमें पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो घुली हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड इस प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है और प्रोटीन की मात्रा भी इस प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। तो प्लाज्मा में दोस्तों समझ में आ गया क्या क्या चीजें हैं, 4 चीजें, यानी कि प्लाज्मा मूलतः 4 पदार्थों का मिश्रण है। पहला पचित वसा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा प्रोटीन और चौथा जल। ध्यान रखना सबसे ज्यादा मात्रा पानी की ही होती है, 90 से 95% तक पानी इस प्लाज्मा में पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा बिंदु है हमारा रुधिराणु। ध्यान रखें दोस्तों, रुधिराणु भी प्लाज्मा में ही पाया जाता है, उसके अंदर फैला रहता है। आप पहले छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं रुधिराणु है क्या, ये ब्लड सेल्स क्या है, ये एक संयोजी तरल ऊतक है जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो जो रुधिराणु है, रुधिर की जो सेल्स हैं, रुधिर के जो कण हैं, वो मूलतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं। 3 प्रकार के रुधिराणु पाए जाते हैं। एक होता है RBC, रेड ब्लड कॉर्पस, लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरा पाया जाता है WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और तीसरा होता है PL, प्लेटलेट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं बिंबाणु। यानी कि 3 प्रकार के रुधिराणु पाए जाते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और बिंबाणु। RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इन तीनों का ही अपना अलग अलग काम होता है, वो 3 अपने अपने कामों को संपादित करते हैं। शॉर्ट में बताऊं तो आरबीसी का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वह है ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी के अंदर लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर एक विशिष्ट वर्णक पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन।
वह हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर घोलता है, अवशोषित करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, जिसका रंग गहरा लाल होता है। और इसकी मात्रा, रुधिर कणिकाओं की मात्रा हमारे शरीर में आरबीसी की सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हमारा जो रक्त है वो लाल रंग का दिखाई देता है। उसका मूल कारण है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीमोग्लोबिन में बदलता है और वही ऑक्सीजन पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है, वितरित होती है। तो ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम रुधिर के अंदर भी कौन करता है? आरबीसी करते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं उसका परिवहन करने का काम करते हैं। दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी। इसका मूल काम है रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा करना। हमारे शरीर का सैनिक है। अगर कोई रुधिर, कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर एंटर हो जाता है, खून के अंदर मिक्सअप हो जाता है, घुल सा जाता है, तो इसके अंदर जो खून के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या करता है? उन रोगाणुओं को फाइंड आउट करता है और उसको डैमेज कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। तो कुल मिलाकर के डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? रक्त के अंदर या शरीर में जो रोगाणु पहुंच गए हैं उन रोगाणुओं को ढूंढ करके नष्ट कर देना। ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी हमेशा रक्त के फ्लो के अपोजिट परिवहन करती है। अगर रक्त इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, नलियों के अंदर, धमनी शिराओं के अंदर, तो जो डब्ल्यूबीसी हो इस दिशा में प्रवाहित होती है, ताकि आसानी से वो क्या कर सके? रोगाणु को फाइंड आउट कर सके। अगर इसी दिशा में फ्लो करेगा, रोगाणु आगे है ना डब्ल्यूबीसी पीछे है, तो उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। इसलिए एक अच्छी व्यवस्था होती है हमारे शरीर के अंदर, जो डब्ल्यूबीसी है उसका फ्लो हमेशा अपोजिट आरबीसी के होता है, ताकि यानी ब्लड के बाकी जो फ्लो का डायरेक्शन है उसके अपोजिट होता है। इससे क्या होता है? आराम से जो रोगाणु है, बैक्टीरिया है, उसको फाउंड आउट किया जाता है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का मूल काम क्या हो गया? रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा करना, ये रोगाणु को नष्ट करना। और तीसरा और महत्वपूर्ण होता है प्लेटलेट्स, हिंदी में कहते हैं बिंबाणु। बिंबाणु का मूल काम क्या होता है? रक्त के अंदर खून का थक्का जमाना। क्या काम होता है? रक्त के अंदर खून का थक्का जमाना। अगर कहीं हमारे शरीर में चोट आ जाती है, चोट लगने के कारण खून शरीर के बाहर बहने लगता है, अगर वो खून अनवरत शरीर के बाहर बहता रहा तो क्या होएगा? खून की कमी हमारे शरीर में हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए, खून को प्रवाहित जो बाहर निकल रहा है उसको रोकने के लिए खून का थक्का जमा दिया जाता है। और खून का थक्का जमाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है, यानी कि बिंबाणु करते हैं। हम इस विषय में कभी और डिस्कस करेंगे और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की बात कर रहा था, उसमें से सबसे पहला टॉपिक था ब्लड, रक्त। और रक्त का मैंने संक्षिप्त में आपको परिचय बता दिया। रक्त के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण बात आता है हमारा हार्ट, मतलब मानव का हृदय होता है। हृदय की रचना एक शंख के आकार की होती है, शंखवाकार रचना होती है। हम अंगूठे को हमारे शरीर अंदर डाल करके अगर मुट्ठी को बंद करें तो कलाई तक का जितना भाग दिखाई दे रहा है, बस इतना हिस्सा हार्ट का होता है हमारे शरीर में। यानी एक व्यक्ति की कलाई मतलब मुट्ठी के बराबर उसका हृदय उसके शरीर के अंदर पाया जाता है। ये जो हृदय है मूल तो हमारे वक्ष के बिल्कुल सेंटर में होता है, लेकिन जैसे अगर मैं हृदय है इसकी बात करूं तो मेरा सेंटर में है, परंतु होता क्या है? उसका लगभग 75% हिस्सा इस तरफ झुका होता है, ठीक है, और 25% हिस्सा इस तरफ होता है। इसलिए हम जो फीलिंग करते हैं, हार्ट की जो महसूस करते हैं, वो इस तरफ होता है। जैसे आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा, जो दाईं लगभग 25% हिस्सा इस तरफ होता है और 75% हिस्सा इस तरफ होता है। यानी कि बिल्कुल सीधा नहीं होकर के वो क्या होता है? थोड़ा सा झुका हुआ होता है। उसका झुकाव इस तरफ जो होता है, उससे 25% हिस्सा इस तरफ आ जाता है और 75% 75% हिस्सा इस तरफ आ जाता है। हृदय रेखित मांसपेशियों से मिलकर के बना होता है, गहरे लाल रंग का होता है, अंदर से पूरा खोखला होता है। ये 4 प्रकोष्ठों में विभक्त होता है। 2 प्रकोष्ठ ऊपर की ओर, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, मैंने सिंपल सा चित्र बनाया है, और 2 प्रकोष्ठ नीचे की ओर होते हैं। ऊपर के 2 प्रकोष्ठों को हम आलिंद कहते हैं और नीचे के 2 प्रकोष्ठों को हम निलय कहते हैं, ठीक है। आज आप जैसे डायग्राम में देख पा रहे हैं दोस्तों, आलिंद का जो शेप है, उसका जो आकार है, उसकी जो साइज है, कंपेयर निलय के क्या है? छोटी है। तो बात क्या क्लियर हो गई कि आलिंद आकार में छोटे होते हैं और निलय आकार में बड़े होते हैं, बराबर। देखिए जो बाईं तरफ है वो बाएं आलिंद और बायां निलय कहलाता है, और दाहिनी ओर है उसको दायां आलिंद और दायां निलय कहते हैं। में जब ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, हार्ट कैसे काम करता है, कैसे खून हृदय से विभिन्न हिस्सों में जाता है या आता है, उस समय में इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करूंगा। उसके लिए मैं एक वीडियो और डालूंगा, प्रयास से देखिएगा, बड़ा आनंद आ जाएगा। लेकिन अभी इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो 4 प्रकोष्ठों में ये विभक्त होता है, 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 आलिंद और 2 निलय, बराबर। आलिंद का आकार निलय के कंपेयर छोटा होता है, आलिंद छोटे होते हैं, निलय बड़े होते हैं। एक और बात, आलिंद की दीवारें पतली होती है, सॉफ्ट, मतलब बहुत ज्यादा शक्त नहीं होती,
कंपेयर नीले की दीवारें बहुत ज्यादा सख्त होती है, बहुत मोटी सी होती है। क्यों होती है उस पर भी मैं आपको बाद में चर्चा करूंगा। एक सामान्य रूप से हार्ट की रेखित मांसपेशियों में मिलकर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, गहरे लाल रंग का पाया जाता है। इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई की हम बात करें तो इसकी लंबाई अमूमन 12 सेंटीमीटर पाई जाती है। एक एवरेज बता रहा हूं मैं, अमूमन 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, उसकी 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और इसकी जो मोटाई है वो कितनी होती है 6 सेंटीमीटर। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो मैं 9 सेंटीमीटर चौड़ाई की बात कर रहा हूँ वो अपसाइड की है, ठीक है। ये नीचे से क्या होता है हार्ट थोड़ा सा सकड़ा हो जाता है, मैंने कहा ये शंकवाकार होता है ना, तो नीचे से क्या होता है सकड़ा, इसके हार्ट जो चौड़ाई है वो कम होती जाती है। लेकिन जो 9 सेंटीमीटर मैंने बताई वो लगभग ऊपर की चौड़ाई है। इस तरह इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई इसकी पाई जाती है। हार्ट जो हृदय है वो महिला और पुरुषों के अंदर थोड़ा सा वेट में अंतर होता है। पुरुषों का हृदय का वजन कंपेयर महिलाओं के वजन के ज्यादा होता है। पुरुषों के हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है और महिला के हृदय का वजन लगभग 280 ग्राम के आसपास होता है। यह है हमारा हार्ट से संबंध, हृदय की एक बनावट और उसकी व्यवस्था के संबंध में मैंने आपको चर्चा करी। हृदय काम कैसे करता है उस पर अपन और अलग से बात करेंगे। तीसरा हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र, मनुष्य की बात करें हमने रक्त के बारे में पढ़ा, हमने हृदय के बारे में पढ़ा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है होती है वो है वाहिनियां, ठीक है। वाहिनियां भी दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं शिरा, दूसरे को बोलते हैं धमनी। जब ये प्लूरल होती है एक से अधिक होती है इसलिए हम अमूमन क्या बोलते हैं, शिरा को शिराएं और धमनी को धमनियां कहते हैं। ये नलियां हैं, वाहिनियां हैं, जो कि हमारे शरीर में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी कि जो रक्त है वो नलियों में प्रवाहित होता है, खुला नहीं बहता है ना, बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण होता है। तो हमारे जो रक्त है वो प्रवाहित होता है इन वाहिनियों के अंदर। वाहिनियां दो तरह की होती है, एक को शिरा बोलते हैं, एक को धमनी कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ डायग्राम बनाया शिरा और धमनी को समझाने के लिए, कोशिश करें। ये जो वाहिनी है ये शिरा है, इनके अंदर क्या विशेषता होती है, ये जो वाहिनियां हैं इनकी जो दीवारें हैं वो पतली होती है, ठीक है, और इनके अंदर इस तरह की अवरोधनियां पाई जाती है। अवरोधनी क्या होता है इसकी, ये क्यों पाई जाती है, इसके पीछे रीजन ये, क्योंकि जब शिराओं में रक्त प्रवाहित हो रहा होता है तो रक्त का दाब कम होता है, उसका प्रेशर कम होता है। तो जब रक्त नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है तो वो वापस नीचे की ओर फ्लो नहीं हो जाए, दबाव कम होने के कारण, तो नीचे की ओर रक्त को वापस जाने से रोकने के लिए इसमें इस प्रकार की अवरोधनियां पाई जाती हैं जो रक्त को वापस पीछे की ओर जाने नहीं देती। ये शिराओं में ही पाई जाती है। जबकि धमनियों में, धमनियों की जो दीवारें मोटी पाई जाती हैं और इसमें किसी भी प्रकार की अवरोधनी नहीं पाई जाती। मोटी इसलिए होती है क्योंकि धमनियों में रक्त का दाब अधिक होता है शिराओं की तुलना में, उस दाब को सहन करने की क्षमता इन वाहिनियों में रहे, इसलिए धमनियों की जो धमनियां जो है उनकी जो दीवारें हैं वो थोड़ी सी मोटी और सख्त पाई जाती है ताकि उस दबाव को, उस प्रेशर को, ब्लड के प्रेशर को सहन कर सके। इन दोनों की भी अपनी अपनी विशेषता है। अमूमन ये चीज देखी गई है कि शिराओं के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त ही प्रवाहित होता है। अशुद्ध बोले तो ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो खून है, जो रक्त है, उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है, जो खून है, उसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त बोलते हैं। तो शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ध्यान रखना, एक अपवाद है, जब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरे अच्छे से वापस बताऊंगा अगली वीडियो में तो उस अपवाद पर भी चर्चा करूंगा, बात करूंगा। अभी केवल इतना ही समझ लें, शिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और शिरा और धमनी को अगर हम डिफाइन करें, उसकी परिभाषित करें, तो एक और विशेषता ध्यान रखना, शिराएं हमेशा अंग से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का काम करती हैं। जिसे मैं इस डायग्राम में आप अच्छे से समझ पाएंगे, विभिन्न प्रकार के शारीरिक अंग हैं, उस अंग से रक्त को इकट्ठा करके हृदय तक जो वाहिनियां पहुंचाती है उन वाहिनियों को हम क्या बोलते हैं, शिराएं बोलते हैं, ठीक है। और हृदय से जो रक्त प्रवाहित होता है उस रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए जो वाहिनियां काम करती हैं उन वाहिनी को हम क्या कहते हैं, धमनियां कहते हैं। तो इन दोनों की डेफिनेशन भी बन जाती है, ऐसी वाहिनियां जो अंग से रक्त को हृदय तक पहुंचाए शिराएं कहलाती हैं, और ऐसी वाहिनियां जो हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाए उन्हें हम धमनियां कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं वापस आपसे मिलता हूं और हृदय की क्रियाविधि के बारे में आपको समझाऊंगा। थैंक यू।